exam crackers. So in this video we are going to discuss the English syllabus related to JK Bank pre-exam. So all of you know, अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। मैक्सिमम स्कोर जो है आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है तो इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग रहता है। तो अगर हम बात करें प्री लेवल एग्ज़ाम की तो इंग्लिश पोर्शन जो है वो टोटल 30 मार्क्स का जो है वो रहता है। अब ये 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आपके पास एग्ज़ाम में आता है वो टोटल 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड रहता है। अब ये 3 पार्ट्स जो है वो किसके ऊपर बेस करते हैं? वो बेस करते हैं आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर, आपकी ग्रामर एबिलिटी के ऊपर एंड आपकी वोकैबुलरी एबिलिटी के ऊपर। ये 3 पोर्शंस जो है इंग्लिश पोर्शन को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि वाई इंग्लिश पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंस तो रखता नहीं है। फर्दर हमारे पास जब भी हम ज्वाइन करते हैं आगे हमारे लाइफ में इंग्लिश पोर्शन जो है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं आता। बेसिकली जो हम ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं तो वाई इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आप कभी बैंक विजिट करें तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि कभी भी ऑफिसर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो हमारे पास एग्ज़ाम में इंग्लिश पोर्शन जो है वो क्यों आता है? अब इंग्लिश पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट इसीलिए है बिकॉज जो एग्ज़ामिनर है, जो बैंक के एग्ज़ामिनर्स हैं, वो चेक करना चाहते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड क्यों करती है? देखिए, अब लेट्स से हम एक फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक को जब आप फिल करते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शंस रहते हैं, राइट। अब 5 ऑप्शंस में से बहुत बार आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने नोटिस किया होगा कि 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस जो है वो सिमिलर मीनिंग रखते हैं। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा जो दोनों सिमिलर वर्ड्स जो हैं उनमें से कौन सा जो है आप डिसाइड करें, आप चूज़ करें उस ब्लैंक को फिल करने के लिए। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी वोकैबुलरी एबिलिटी एंड आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू फिल दैट फिलर। इसीलिए इंग्लिश पोर्शन जो है वो एग्ज़ाम में रहता है। इंग्लिश पोर्शन जो है वो चेक क्या क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता है आपकी रीडिंग स्किल्स, ग्रामर स्किल्स एंड वोकैबुलरी स्किल्स। और जैसे कि मैंने बताया इन्हीं 3 पोर्शंस के बेसिस पे आपको आता है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस किस पार्ट्स में रहेगा एंड किस तरह से हमें उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला पार्ट जो है वो रीडिंग पार्ट है। अब रीडिंग पार्ट की बात करें तो प्री लेवल एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या क्या रहता है? सबसे पहले रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ जो है वो किसी भी टॉपिक के बेसिस पे हो सकता है। सोशल टॉपिक हो सकता है, पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, कोई इकोनॉमिक टॉपिक हो सकता है, कोई साइंटिफिक या कोई भी एंटरटेनिंग टॉपिक जो है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके बेसिस पर आ सकता है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बाय रीडिंग दैट पैराग्राफ, जब आप उस पैराग्राफ को रीड करते हैं, अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप रीड करके उस पैराग्राफ को समझेंगे और इजीली आप लोग जो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं यू कैन आंसर दोज ईजिली। अब वेटेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो रहता है 5 to 8 क्वेश्चंस का, यानी कि 5 to 8 क्वेश्चंस का वेटेज जो है बेसिकली प्री लेवल में जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। नेक्स्ट इज़ द क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट जो है वो भी एक पैराग्राफ ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो हैं उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को है जो खाली छोड़ दिया जाता है और उसके बेसिस पर दिया जाता है आपको एक फिलर, एक ब्लैंक। उस ब्लैंक को फिल करने के लिए कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, 5 ऑप्शंस एक ब्लैंक को फिल करने के लिए दिए जाते हैं और आपको उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। अब क्लोज टेस्ट जो है ये काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स किस फॉर्म में है? एक पैराग्राफ की फॉर्म में, एक पैसेज की फॉर्म में, और आपको कंप्लीट करना होता है वो टोटल पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स दिए जाते हैं उन वर्ड्स को, सब बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं लेकिन उन वर्ड्स का मीनिंग बेसिकली वो वोकैबुलरी जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब ये पढ़ के ही समझ आता है रीअरेंजमेंट क्या है। बेसिकली एक सेंटेंस जो है आपको शफल करके दिया जाता है। रीअरेंजमेंट को हम लोग जंबल सेंटेंसेस भी कहते हैं। एक सेंटेंस को जंबल करके आप लोगों को दिया जाता है और आपको उसको एक करेक्ट सेंटेंस
फॉर्म में लगाना है, यानी कि एक सेंटेंस मेकिंग जो है वो प्रॉपर बना के उस सेंटेंस को आपको सही करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट में उसे रीअरेंज करना है। सो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट की वेटेज मैंने आपको नहीं बताया, तो क्लोज टेस्ट का वेटेज भी 5 to 8 क्वेश्चंस का ही रहता है। बात करें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो है ये टोटल इसका जनरली अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चंस का सेट रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये सेट्स में आते हैं। जैसे आप लोगों को रीजनिंग में बात करें तो सिलॉग का सेट रहता है, इनइक्वालिटीज़ का सेट रहता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये भी एक प्रॉपर सेट में 5 क्वेश्चंस का बंच आपको आता है, आएगा तो 5 क्वेश्चंस का बंच आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग जानते ही हैं कि क्या रहते हैं, एक सेंटेंस दिया होगा, ब्लैंक दिया होगा, वो आपको फिल करना होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें स्टूडेंट्स अगर हम, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है 2 टाइप्स में हमें बैंकिंग एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। किस तरीके से, एक रहता है सिंगल फिलर और एक रहता है डबल फिलर। अगर हम बात करें सिंगल फिलर की, सिंगल फिलर से मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिंगल फिलर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही ब्लैंक दिया जाता है, एंड डबल फिलर्स में एक सेंटेंस में आपको 2 ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उन 2 ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस ही जो हैं वो टोटल दिए जाते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स बैंकिंग एग्जाम में बेसिकली जनरली अगर हम लोग देखें तो वो बैंकिंग एग्जाम्स में वोकैबुलरी के बेसिस पर ही आता है, वोकैबुलरी का लेवल लो टू हाई रहता है, तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो टोटल पूछे जाते हैं। और जनरली बात करें तो इसका जो वेटेज है वो भी टोटल 5 क्वेश्चंस का ही रहता है। सो दिस इज़ द रीडिंग पार्ट। अब रीडिंग पार्ट के लिए रीडिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रीडिंग अच्छी होगी तभी आप एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को ईजिली समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर पार्ट की बात करें, अगर आपको ग्रामर के रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आपको ईजिली आते हैं ना, अगर आप लोगों को समझ है उन चीज़ों की, तो आप लोग किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में 10 to 12 मार्क्स जो हैं वो ईजिली अटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो बैंकिंग सिलेबस आ रहा है, बैंकिंग के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली बैंक पेपर्स में, उसमें ग्रामर पोर्शन जो है वो मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ग्रामर पोर्शन अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग इतने स्कोर्स जो हैं वो ईजिली इंग्लिश में अटेन कर सकते हैं। अब बात करें पार्ट की, इसमें क्या क्या रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप स्कूल ज्वाइन किया था आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे, राइट, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, एडजेक्टिव विशेषण क्या है, राइट, ये चीज़ें आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टोटल 8 जो है वो आप लोगों को करने हैं, जिसमें से रहता है नाउन, नंबर 1 नाउन, देन प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, एडजेक्टिव्स, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजंक्शंस, नंबर 7 prepositions, एंड नंबर 8 इंटरजेक्शंस। ये जो है ये है आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरजेक्शंस की, तो बैंकिंग ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरजेक्शंस के बेसिस पे जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो इंटरजेक्शंस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग टोटली अवॉइड करेंगे। तो टोटल हमें जो है वो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कवर करने हैं। उसके बाद रहते हैं टेंसेस। टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आप किस तरह का वर्ब यूज़ करेंगे, किस तरह के टाइम के लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ए एंड द जो है इन्हें कहा जाता है स्पेसिफायर्स, आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। अब कौन से वर्ड के साथ, कौन से नाउन के साथ हमें ए यूज़ करना है, कौन से वर्ड के साथ द कब लगेगा, एंड कब लगेगा, ये सारे यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। और ग्रामर पोर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्रामर पोर्शन में से स्टूडेंट्स आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। वो 2 तरह के क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले एरर स्पॉटिंग, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड सेकेंड इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब एरर स्पॉटिंग की बात करूं तो एरर स्पॉटिंग में क्या रहता है स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस आपको दिया होगा
उस सेंटेंस में आपको कोई ग्रामेटिकल एरर दिया होगा और वो ग्रामेटिकल एरर उस आप सेंटेंस में तभी निकाल सकते हैं जब आपको ग्रामर का नॉलेज होगा, जब आपको ग्रामर के रूल्स मालूम होंगे। एंड सिमिलरली सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एक सेंटेंस एरर स्पॉटिंग का ही टाइप है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बेसिकली क्या रहता है, एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में से कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो आपको अंडरलाइन करके दिया होगा और उस अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे। 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रहेगा नो इम्प्रूवमेंट का। अगर आपको लगता है उन 4 ऑप्शंस में से उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, कोई एक ऑप्शन जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, तब आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। अदरवाइज आप लोग नो इम्प्रूवमेंट पे भी मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस, जो बेसिकली किसके बेसिस पर रहते हैं, ग्रामर पोर्शन के बेसिस पे। इनका वेटेज भी जो है वो 5 का ही रहता है, ये भी बंच में आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हर बार नहीं पूछे जाते, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं बंच में ये क्वेश्चंस जो हैं, ये मिक्सचर भी कई बार पूछे जाते हैं, बाकी लेवल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यस, आजकल क्वेश्चन पे इसकी बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों ही आ रहे हैं, तो हम इसका वेटेज रखेंगे अप्रॉक्स 5 to 10 क्वेश्चंस का। फाइन। उसके बाद द लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट इज वोकैबुलरी पार्ट। अब वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तीनों पार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ ही रीड कर रहे हैं, आप उस न्यूज़ को, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करके आप लोग उसका मतलब समझ रहे हैं, दैट मीन्स आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं। आप उसमें जितने भी वर्ड्स गिवन हैं उनका मतलब समझ रहे हैं, दैट मीन्स आपका वोकैबुलरी अच्छा है। एंड अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उसे समझने के लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। तो उसमें कोई सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है या ग्रामेटिकल कोई पॉइंट है जो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है, तो उसके लिए दैट मीन्स आपका ग्रामर नॉलेज जो है वो भी अच्छा है, राइट। तो इसीलिए इंग्लिश में ये तीनों पोर्शंस, ये तीनों स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों स्किल्स आएंगे तो ईजिली आप इंग्लिश पोर्शन जो है वो क्रैक कर सकते हो। तो यस, हम लोग वोकैबुलरी की बात कर रहे थे। वोकैबुलरी में 2 तरह के पार्ट्स आते हैं, वन इज एंटोनिम्स एंड अनदर वन इज सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हम किसे कहते हैं, बेसिकली हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स को हम कहते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हम लोग कहते हैं सिमिलर वर्ड्स को। सिमिलर वर्ड्स यानी कि एक वर्ड का सिमिलर मीनिंग रखने वाला, सेम मीनिंग रखने वाला जो दूसरा वर्ड है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। तो ये क्वेश्चंस भी जो इनका भी हम लोग वेटेज किससे लेंगे, 5 to 10, लाइक 5 एंटोनिम्स 5 सिनोनिम्स, हम इतना वेटेज इसका लेके चलते हैं। तो 5 to 10 के वेटेज में अप्रॉक्सीमेटली ये क्वेश्चंस जो हैं आपको वोकैबुलरी के पोर्शन पे पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश। किसी भी बैंक, सिर्फ जेके बैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी बैंक के प्री लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, इंग्लिश पोर्शन को आपको समझने के लिए ये तीनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट्स का समझ होगा तो यस आप लोग क्रैक कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग स्ट्रैटेजी की, कि इंग्लिश पोर्शन को, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी रीडिंग पार्ट की एंड वोकैबुलरी पार्ट की। रीडिंग पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, पैसेजेस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, वोकैबुलरी में वर्ड मीनिंग्स, अपोजिट्स पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अगर बिगिनर्स को मैं एक ऑप्शन दूँ, तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। आई वुड नॉट से कि आप लोग डायरेक्टली द हिंदू पे जंप कीजिए, नहीं, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपके घर पे अवेलेबल है, कुछ भी उसमें आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आपको पसंद है, जैसे कि कई स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद होता है एंटरटेनिंग पार्ट, हॉलीवुड का न्यूज़, बॉलीवुड का न्यूज़, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद होता है पॉलिटिकल न्यूज़, कईयों को इकोनॉमिक, करंटली क्या चल रहा है, ये सब कुछ। तो जो भी आपका इंटरेस्टिंग पोर्शन है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आर्टिकल, उस आर्टिकल को पढ़िए, समझिए। कुछ नए वर्ड्स अगर आप उसमें सीखते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता, तो उनका मीनिंग भी ढूंढिए और उनके मीनिंग्स को भी समझिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो रीडिंग लेवल है और जो वोकैबुलरी लेवल है वो बिल्डअप होता जाएगा। उसे बिल्ड करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रीडिंग पार्ट है तो रीडिंग करना तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो रीडिंग पार्ट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रीडिंग करना शुरू कीजिए। बात करें ग्रामर पार्ट की, तो ग्रामर पार्ट के लिए येस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज, वर्ब का नॉलेज, किस सेंटेंस के साथ किस तरह का वर्ब यूज़ करना है, टाइम के बेसिस पे सेंटेंसेस को कैसे लिखना है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए येस, मैं फर्दर वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए, जिसमें इन डेप्थ मैं आप लोगों को
ग्रामर पोर्शन की नॉलेज दूंगी. एंड येस, वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग पार्ट एंड द वोकैबुलरी पार्ट एज वेल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस ऑफ इंग्लिश पोर्शन. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा और आपको क्लियरली बैंक एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.